तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था बर्न द बोट्स, अपनी कश्तियों को जला दो। 8वीं क्लास से वालदा ने कहा इसकी शिकायतें बहुत आती हैं, पढ़ता नहीं है, इसको काम पे डाल दो। तो फिर मैं बड़ा रोया उधर बैठ के ना, अक्सर रोना आता था। जितने भी बाहर दोस्त मिले हैं सब ने सपोर्ट किया है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट जुरेश चौधरी। नाजरीन, उबले हुए अंडे बेचकर, चने चाट बेचकर, साइकिल के स्टैंड पर काम करके, डिशेस धोकर आज मुल्क के नामवर वकील बन गए। आज हमारे साथ चौधरी फैसल जट साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इनकी फ़ीस अब 50 लाख तक है। तो नाजरीन, इनकी कहानी इन्हीं के अल्फाज में इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस सफ़र का आगाज़ इन्होंने कैसे किया और किस तरह मेहनत कर कर कामयाबी और तरक्की की राह पर गामजन हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। सर, ये बताइएगा कि इस सफ़र का आगाज़ किस तरह किया और किन किन तरह की मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ी? देखें, ये जो सफ़र है कामयाबी की तरफ आने का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, बहुत तवील होता है, बहुत लंबा होता है और कठिन होता है। मंजिल नज़र नहीं आ रही होती लेकिन रास्तों के ऊपर आपको भागना होता है, दौड़ना होता है। वो कहते हैं ना कि तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था बर्न द बोट्स, अपनी कश्तियों को जला दो। तो मेरी वालदा ने मुझे तरबियत की है, मेरी वालदा की तरबियत है, उनका आज असर है कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। ये सफ़र शुरू हुआ जब मैं तकरीबन मैं पढ़ता था 5 में पढ़ता था, 4-5 क्लास में था। तो उस वक्त हम किराए के घर में रहते थे। तो मालिक मकान ने दरवाज़ा नॉक किया और उसने कहा जी अपना घर का जो है ना किराया दें वरना सामान उठाएं। तो मैं सबसे छोटा था, मेरे 2 बड़े भाई काम करते थे। तो मैंने अपनी वालदा को कहा मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अब तुम तो बहुत छोटे, तुम क्या मेहनत करोगे। तो बाहर वो अंडे वाला गुजर रहा था, बच्चा बेच रहा था। तो मैंने कहा मैं भी ये कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम्हें लोग बातें करेंगे, तुम्हारे मामू बातें करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो जब हमें कोई किराएदार मालिक मकान जब किराया लेने आता है तब तो हमारी कोई हेल्प नहीं करता। फिर उस दिन वालदा ने मुझे दिए, मैंने 50 अंडे पहले दिन बेचे और वो भी इस तरह बेच दिए कि मतलब वो गलियों में जाना नहीं पड़ा। मेरे रिलेशंस थे, फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, मैंने जाके अपने दोस्तों को दिए और बेच के आ गया। तो जट साहब, ये बात बिल्कुल सच है और 100% सदाकत है इसमें कि आपने अंडे भी बेचे। ये आप अगर वेरीफाई करना चाहें ना तो बिलालगंज का एरिया है खोखर टाउन के जितने भी लोग हैं ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं, पूरा खोखर टाउन जानता है। तो ये जो अभी रिसेंटली शाहनवाज़ का केस मैटर चल रहा है, मैं उसका भी लॉयर हूँ, मेरा इलाका है वो, तो वहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि आपने चना चाट भी बेची, साइकिल के स्टैंड पर भी काम किए, डिशेस भी धोई, इन बात में और इस खबर में कितनी सदाकत है? जब मैं 8वीं क्लास में था ना तो हालात काफ़ी मुश्किलात में थे। वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, आर्मी में से रिटायर थे, फिर सऊदीया रहे, आर्मी की तरफ से भी वो सऊदीया में रहे। फिर जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ली फिर वो सऊदीया चले गए। तो हम यहाँ रहते थे, मुश्किलात थी। 8वीं क्लास से वालदा ने कहा इसकी शिकायतें बहुत आती हैं, पढ़ता नहीं है, इसको काम पे डाल दो। तो ज़िला कचहरी साइकिल स्टैंड में आज भी मलिक इशफाक ठेकेदार है, आज भी वही बैठा हुआ है। तो वेरीफाई करना चाहें आप उससे कर सकते हैं जाके, बल्कि यहाँ से इंटरव्यू करने के बाद आप उसके पास भी जाएं। नहीं जट साहब, मैं आप पे यकीन है। ये बताइएगा कि इन कामों के बावजूद पढ़ाई को भी आप साथ लेकर चले, उसमें आपको कोई दुश्वारी नहीं पेश आई? दुश्वारी इतनी थी कि पल पल रोता था, जहाँ बैठता था मैं रोता था। मैं जब साइकिल स्टैंड पे था तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मेरे सारे क्लास फेलोज़ जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ रहा, तो क्या करूं। ये वकील सारे आते हैं तो कहते हैं ये चाबी फेंकते हैं, ये बाइक निकालो, कपड़ा मारो। तो मेरा भी दिल करता है मैं पढ़ूँ और आके पढ़ूँ। तो वालदा ने कहा अब वापसी का रास्ता नहीं है, तुम्हारी शिकायतें बहुत आती हैं, तुम पढ़ते नहीं थे, अब तुम वही करो। फिर मैं बड़ा रोया उधर बैठ के ना, अक्सर रोना आता था जब बैठता था कि यार इतनी धूप में और इतनी बाइक्स उठा के आगे करना, तो शोल्डर में पेन हो जाने के यार किधर आ गए हैं। तो लेकिन यह कि मेहनत करने का अज़म था, जज्बा था। तो उस वक्त जब मुझे 15 रुपये एक दिन में मिलते थे, उस वक्त घर रात को जब मैंने जाना, दूध ले जाना, सामान थोड़ा बहुत खाने का ले जाना, तो वालदा खुश होती थी, उनके चेहरे पे स्माइल आती थी, तो मुझे खुशी होती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा दाखिला भेजना है, मैं क्या करूँ। मैट्रिक मैंने साइंस में रखी और 2-3 महीनों में मैंने तैयारी की, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट रखे और प्राइवेट ही मैंने दाखिला भेज दिया। और उसमें मेरी वालदा ने सपोर्ट ये की कि वालदा ने कहा तुम अभी ना मुझे 5-6 दिन खर्चा ना देना, तुम अपना दाखिला दे दो। तो ये वालदा की भी सपोर्ट थी। तो फिर वो वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने मैंने अहद कर लिया था, मेरी वालदा ने कहा था पढ़ाई ना छोड़ना, दुनिया में सारे काम करना, पढ़ाई ना छोड़ना। मैंने वो पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वहीं पे मुझे एक वकील साहब मिल गए। तो उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा, उनके साथ भी मैंने थोड़ा सा एज़ ए क्लर्क काम किया। क्लर्क काम करने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर इससे भी, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए अच्छे। उन्होंने कहा तुम्हें मैं वेटर लगवा दें। उन्होंने मुझे हॉलीडे इन होटल में वेटर लगवा दिया, उनके दोस्त हैं वहाँ मैनेजर। फिर वहाँ जब मैंने वेटर की जॉब की, आज भी वो एक शेफ़ हैं,
उस वक्त उस दौर के शेफ़ हैं, इस पीसीबी में वो शेफ़ हैं, शबीर जट नाम है उनका। तो अभी भी वो मुझे मिलते हैं, उनके केसेस मेरे पास हैं। तो वो शेफ़ थे, मैं उस वक्त वहाँ पे वेटर था। तो फिर वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम किया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में लगा, ये जो शादमान में है। यहाँ पे मैंने जॉब की। पहले शुरू में जॉब की मैंने, वहाँ पे गया तो थोड़ी-सी सैलरी थी, गुज़ारा नहीं हो रहा था। फिर वहीं पे जॉब्स आई, डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट की। आबिद अशर साहब होते थे सर्जन, उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में उनको असिस्ट भी कराता था। डेंटिस्ट्री के बड़े काबिल डॉक्टर थे। जट साहब, लोगों की तनकीद का निशाना भी बने आप। लोगों की तनकीद क्या होनी है, सबसे बड़ी तनकीद तो अपने शरीकों की होती है। मेरे मामू, अक्सर मैं ज़िक्र पहले इंटरव्यू में किया, अब भी कर रहा हूँ। लोग समझते होंगे कि यार तुम उनके साथ कोई दुश्मनी कर रहे हो। दुश्मनी कोई नहीं है, सिर्फ लोगों को ये सबक है, रिश्तेदारों को भी ये सबक है कि आप लोग उसको उसकी जो स्टेटस दिख रहा होता है ना, उससे जज ना करें। उसके अंदर सोच क्या है, उसके अल्फाज क्या हैं। मामू ने मेरे ने बचपन में जब मैं था बचपन में, तो मेरी वालदा को ही उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों की गाड़ियों के शीशे साफ़ करेंगे, क्योंकि उस वक्त मामू सेटल थे सऊदीया में, उनकी फैमिली सेटल थी, आना जाना उनकी प्रॉपर्टी थी, तो हम किराए के घर में रहते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में बैठे हुए हैं खामोशी से, उनके पास केस महीने में इक्का दुक्का आता है कोई। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीछे आप दिखाएंगे तो मेरे एक दिन में 35 से 40 केस कोर्ट में लगे होते हैं। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है। ये उन सब लोगों को पैगाम है कि जो किसी की कामयाबी से जलते हैं और किसी को नीच दिखाते हैं। तो मेरे शरीक जो थे वो मेरे रिश्तेदार ही थे, मेरे अपने ही थे। मेरा जितने भी बाहर दोस्त मिले हैं, सब ने सपोर्ट किया है, प्यार किया है और कंधे के साथ कंधा मिलाया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको अब देखकर फ़ख्र से सर बुलंद हो गया उनका। वो मुझे ना आपकी इन बातों में सिद्धू मूसेवाले के गाने याद आ रहे हैं। वो दुनिया से चला तो गया है बंदा। वो ना अब ये सूरत हाल है कि लोग दूसरे लोगों को ये कह रहे होते हैं कि ओ वेखो साडा कज़न है गई, ओ वेखो साडे मामे दा पुत्तर ही, ओ वेख साडी फूफी दा पुत्तर है। तो मतलब अब लोग कह रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त नहीं कहते। कहते हैं ना कि जब आप नाकाम होते हैं, लोग आपके ऊपर आपका मजाक बनाते हैं, कहते हैं ये नहीं कर सकता। जब आप कामयाबी होती है तो फिर आपकी कामयाबी भी तालियां बजाते हैं। तो ये वो लोग तालियां बजा रहे हैं अब। तो मैं फिर भी आजिज़ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अपना मैं झुका के चलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज ये इज़्ज़त है, कल नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ आज ये पैसा है, ये दौलत है, गाड़ी है, ये मुस्तकिल नहीं है। किसी को कभी हकीर जानो ना, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो ऑफिस बॉय भी मेरे पास होते हैं, मेरे 22 जूनियर्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो मुझसे वकालत सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो मैं सब, अगर वो काम करने वाला लड़का है, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम बाहर बैठ के चले जाओ, हम अलग बैठे हैं। ये कभी नहीं मैंने फ़र्क किया। सर, ये बताइएगा कि बचपन में जो दोस्त थे आपके साथ, आज भी वो आपके साथ हैं? क्या वो आपको देखते हैं? मेरे जो बचपन के दोस्त थे, जिनकी वजह से मैं दुबई गया था, जब मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में था 2009 में, मैं वहाँ से, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप दुबई आ जाओ, वहाँ पे बड़ा अच्छा है। तो मैंने क्या किया, अपनी बाइक बेची और खाला की सोने की चैन बेची। वालदा की डेथ हो चुकी थी 2006 में। तो मैं दुबई का वीज़ा लिया, विज़िट का चला गया। वहाँ गया, उनकी आंखें बदल गई। उन्होंने कहा यार हम तो तुम्हें नहीं रख सकते, हमारे पास तो कोई जगह नहीं, हम तो खुद जॉब करते हैं। फिर मुझे पूरा महीना वहाँ पे शारजा में बुखैरा कॉर्नर, शायद सब लोग जानते होंगे, वो कॉर्नर सी जगह है, पानी है वहाँ पे और साइड पे बैठने की जगह भी है। तो मैं वहाँ पे रात गुजारता था सो के। तो वो फुटपाथ पे मैंने महीना पूरा गुजारा। और जो मेरे क्वालिफ़िकेशन जो थी, मेरी ग्रेजुएशन हो गई हुई थी उस वक्त तक, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन के लेवल जॉब नहीं, मुझे डिश वॉशिंग की जॉब मिली एमिरेट्स एयरलाइन में। एमिरेट्स एयरलाइन में जब मैं दुबई मैंने जॉब की, तो वहाँ पे फ़ैशन शो होता था हर साल। तो मैंने 2009 में ही उसमें पार्टिसिपेट किया। 6000 लोगों में से पहला पाकिस्तानी था जो फर्स्ट रनर अप हुआ फ़ैशन शो में। और मेरा मैगज़ीन में भी मेरी तस्वीरें आईं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को यही पैगाम है कि मुश्किलात और तंग दस्तियाँ ये आपकी कामयाबी के रास्ते में हायल नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपने कुछ बनना है, तो सबसे पहले ख्वाब देखें, फिर उसकी ताबीर के रास्ते पे चलें। जब तक आपको ख्वाब नहीं देखेंगे, जब तक आप कुछ ये प्लान नहीं करेंगे कि मैंने क्या करना है, तो आप मंजिल में नहीं पहुंच सकते। आप यही कहते रहेंगे जी मेरे को पैसे नहीं ने, मैं कारोबार किमें करा जी, मेरे अब्बू दी सपोर्ट नहीं की, ओनू ते ओदे प्यो ने दिता है। क्या आपने ये प्लान बनाया था कि मैं एक वकील बनूं? जब मैं ज़िला कचहरी में 8वीं क्लास में आया था, तो उस वक्त तक तो मुझे इंस्पेक्टर बनने का शौक़ था। लेकिन जब वहाँ देखा कि इंस्पेक्टरां भी फाड़ लेंदे ने, तो फिर मैंने कहा वो बनना चाहिए कि जो कानून की बालादस्ती में किरदार अदा करें। फिर मेरा वकील बन गया शोबा। 2006 में मैंने ग्रेजुएशन की और दुबई से वापस आके गंगाराम हॉस्पिटल जॉब की। वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब करते हुए मैंने लॉ किया गंगाराम हॉस्पिटल। पुलिस पर आपने तनकीद कर दी, ये बताएं कि क्या अदालतें अपना काम ठीक कर रही हैं?
देखें ये तो हर पुलिस के डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं था कि मैं उनको तनकीद कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये था कि पुलिस वाले सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने जवाबदेह होना है। तो वकील जो हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं है। उनका अपना एक चैम्बर होता है, अपना एक, वो किसी के मुलाजिम नहीं होते। ये नहीं है कि मैंने 8 बजे ऑफिस जाना है और जवाबदेह होना है। इन्होंने अपनी फ़ीस लेनी है, मुँह मांगी फ़ीस लेनी है और अपना ज़ोर से जो भी है अपने पावर से काम करना है, कानून की जो है मदद लेके काम करना है। अदालतें अपना काम कर रही हैं, वकला भी अपना काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है। लेकिन मसला कहाँ पे है? सिस्टम नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम की ख़राबी है। ओवरऑल पूरे मुल्क में सिस्टम की ख़राबी है। सिस्टम ठीक हो जाए तो हर चीज़ ठीक हो जाए। अभी 1 तारीख पड़ती है अदालत में, तो वो बेचारा कोई पिंडी से आता है, कोई दूसरे शहर से आता है, जब आगे आता है तो कहते हैं जज साहब छुट्टी पे हैं। जिस दिन जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं वो सारी तारीखें, उस दिन 200-300 जो केस लगा हुआ वो बेचारा खज्जल हो जाता है। वो 1 महीना और आगे तारीख चली जाती है। तो ये सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर इसके ऊपर भी लोग फिर बात करते हैं कि जी जज साहब की जगह पे तो ड्यूटी जज बिठा दिया था, तो ड्यूटी जज कहता है जी मैं सिर्फ साइन कर सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता। तो ये अवाम जब वहाँ पे खज्जल होती है वो फिर वकीलों को ब्लेम करते हैं, जी वकील ने काम नहीं किया। वकील तो सिर्फ इंटरप्रेटर है, मतलब वो तो कानून को इंटरप्रेट कर सकता है, वो इंसाफ फैसला नहीं दे सकता। अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए? अदालतें देखें जी, यूरोप की बात करते हैं आप, जैसे अभी यूरोप में देख लें आप, इंसाफ होता है। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियोस भी चल रही थी जिसमें वो जज साहब पूछ रहे होते हैं ऑन एयर, मीडिया में बच्चे को सवाल करते हैं बड़े स्माइलिंग फेस के साथ, वहाँ पे इंसाफ होता है। अब दुबई देख लें, पाकिस्तान के बाद, वो बाद में तरक्की उसने की। उसने एक वक्त था कि पाकिस्तान से तैयारे उधार लिए PIA से, और आज एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में है। तो मैं ये कहता हूँ इंसाफ हो सकता है अगर हम सिस्टम को ठीक करें। जजेस का सिस्टम, वकला का सिस्टम, बार का सिस्टम, हर चीज़ जो है ना ठीक होने की ज़रूरत है। जी नाजरीन, जैसा कि हमने जज साहब से बात की और मेहनत का फल मिलता है, उसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ चौधरी फैसल जट साहब की शक्ल में मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि यूथ को चाहिए कि मेहनत करें, सच्चे दिल से काम करें, ऊंचे ऊंचे और बड़े ख्वाब देखें, अब पुरज़म रहें अपने किरदार को लेकर, अपने काम को लेकर, जिससे आप तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जुरेश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।